अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सानिया इम्तियाज़ और आज हम कैपिलरी इलेक्ट्रोफोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोफोर्सेस और कैपिलरी इलेक्ट्रोफोर्सेस को देखेंगे। फिर नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोस्मोटिक फ्लो और इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफोर्सेस? इलेक्ट्रोफोर्सेस इज द माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल थ्रू अ सॉल्यूशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के इन्फ्लुएंस के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स की सेपरेशन है सॉल्यूशन में, उसको हम इलेक्ट्रोफोर्सेस कहते हैं। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोर्सेस इज एन एनालिटिकल टेक्निक दैट सेपरेट आयन बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी विद द यूज ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। किसी भी आयन की सेपरेशन उसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो होती है उसको हम कैपिलरी इलेक्ट्रोफोर्सेस कहते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल, विस्कोसिटी एंड एटॉमिक रेडियस। मतलब एक मॉलिक्यूल के ऊपर जितना चार्ज होगा उस पर ये डिपेंड करता है, उसकी विस्कोसिटी के ऊपर और उसके एटम्स के रेडियस पे। इंस्ट्रूमेंटेशन इसमें क्या क्या यूज़ होती है? इसमें बफर फील्ड फ्यूज सिलिका कैपिलरी होती है यूज़, जिसका डायमीटर होता है 10 से 100 माइक्रोमीटर का और उसकी लेंथ होती है 20 to 100 सेंटीमीटर। बफर सोल्यूशन यूज़ होता है जो कि अल्कलाई मीडियम में होता है और उसकी pH होती है 8। 2 इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं जो प्लेटिनियम के बने हुए होते हैं। हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है जो कि 5 से 30 किलो वाट के दरमियान में होता है और इसमें डिटेक्टर यूज़ होते हैं। ये इसकी डायग्राम है। इसके अंदर 2 बफर रेजरवायर दिखाए हुए हैं, उसके साथ सैंपल भी एक रेजरवायर है। एनोड है, कैथोड है जो कि प्लेटिनियम के बने हुए हैं और उनको हाई वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है और एक कैपिलरी है और कैपिलरी के एंड कैथोडिक एंड पे डिटेक्टर लगा हुआ है। ओके, तो हम अब देखेंगे कि व्हाई डज क्रोमेटोग्राफी नॉट प्रोवाइड सच एफिशिएंट सेपरेशंस। हमने क्रोमेटोग्राफी में भी कैपिलरी पढ़ा हुआ है, तो अब हमें इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? क्या क्रोमेटोग्राफी हमें एफिशिएंट सेपरेशन वो प्रोवाइड क्यों नहीं करती कि हमें उसके लिए इलेक्ट्रोफोर्सेस का सहारा लेना पड़ रहा है सेपरेशन के लिए? तो the answer lie in the profile of pressure driven flow in a open bore capillary of small diameter. This is in the laminar flow rigima. मतलब जो उसके अंदर हमारे पास प्रोफाइल आती थी वो प्रेशर की ड्राइव की हुई होती थी कैपिलरी के अंदर, जबकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोफोर्सेस में आती है वो इलेक्ट्रिसिटी की ड्राइव करता है। वो नेक्स्ट हम देखते हैं। जो लैमिनर फ्लो है, द फ्लूइड वेलोसिटी एट द वॉल इज 0। इसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड की वेलोसिटी होती है ना वो वॉल्स पे 0 होती है और मैक्सिमम होती है सेंटर में, जिसकी वजह से जो हमारे पास प्रोफाइल बनती है वो पैराबोलिक होती है। एज अ रिजल्ट इफ वन इंजेक्ट अ परफेक्टली रेक्टेंगुलर सोल्यूट प्लग इनटू अ क्यूब, even when the solute is unrestrained, no interaction with wall by the time the plug reaches the other end. As a result, axial flow streamline proceed at different rates depending upon their radial position. Different elements of the plug reach an observer are detected at different time. मैं बताती हूँ आपको इसमें होता क्या है। अगर हमने एक रेक्टेंगुलर सोल्यूट को किसी भी कैपिलरी के अंदर या किसी भी ट्यूब के अंदर इंजेक्ट किया तो क्या होगा कि जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल होंगे उनकी वॉल्स के साथ तो इंटरेक्शन होगी नहीं, तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वो अपने रेडियल फ्लो पोजीशन पर डिपेंड करके वो एलिमेंट्स जो होते हैं प्लग के वो डिटेक्टर तक डिफरेंट टाइम्स में पहुंचेंगे। जिनकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी वो डिटेक्टर तक जल्दी पहुंच जाएंगे, जिनकी मोबिलिटी कम होगी वो डिटेक्टर तक एंड पे बाद में पहुंचेंगे। तो इस तरह तो उनकी जो प्रोफाइल बनेगी वो पैराबोलिक होगी क्योंकि वॉल्स के साथ तो उनकी कोई इंटरेक्शन थी नहीं, तो उनके सेंटर में जो होगा फ्लो वो ज़्यादा हो जाएगा। As a result, the plug disperse and one observer Gaussian band एट लोअर एम्पलीट्यूड पे हम मतलब उसकी जो हाइट होगी वो कम होगी और हमें गैशियन बैंड मिलेगा जो इसकी सबसे बड़ा फॉल्ट है। और हमने जो प्रोफाइल है वो फ्लैट नहीं होगी जो कि किसी भी प्रेशर ड्राइवन प्रोफाइल के अंदर कॉमन है, चाहे हम उसके लिए पैक ट्यूब लें ओपन ट्यूब लें। तो ये इसकी लिमिट्स हैं एफिशिएंसी के अंदर, जो कि हमें क्रोमेटोग्राफी की ये लिमिट्स होती हैं इसकी एफिशिएंसी में, जिनकी वजह से हम इलेक्ट्रोफोर्सेस की तरफ मूव करने पर मजबूर हुए हैं।
अब हम देखते हैं कि हाउ कैन कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोवाइड सच एफिशिएंट सेपरेशन इन कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, द एनालाइट मूव इलेक्ट्रोफिटिकली वाया द इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो। या तो इसके अंदर जो एनालाइट के मोलिक्यूल्स हैं वो या तो इलेक्ट्रोफिटिक मोबिलिटी के थ्रू मूव करेंगे या फिर वो इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो के थ्रू मूव करेंगे। लैमिनर फ्लो के अंदर रेडियल वेलोसिटी होती थी और इसके अंदर रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल बनती है जो कि फ्लैट होती है, और जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रोफिटिकली मूव करते हैं प्लग के अंदर। ये डायग्राम है। इसमें जो ए है उसके अंदर जो हमारे पास पैराबोलिक प्रोफाइल बन रही है वो क्रोमेटोग्राफी की है। दूसरी के अंदर हमारे पास जो फ्लैट प्रोफाइल बन रही है वो हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस की है। उसमें प्रेशर की वजह से जो पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उनकी वॉल्स के साथ तो कोई इंटरेक्शन होती नहीं है, तो इसकी वजह से जो उनका फ्लो है वो सेंटर में ज़्यादा हो जाता है। तो जो हमारे पास जो कर्व बनती है, जो बैंड हमारे पास बनता है वो गैसियन बैंड होता है। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। जबकि इलेक्ट्रोफिटिक मोबिलिटी में या कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मूव होती है, रेडियल इलेक्ट्रिक प्रोफाइल बनती है, उसमें रेडियल वेलोसिटी प्रोफाइल बनी थी। इसमें रेडियल इलेक्ट्रिक प्रोफाइल बनती है जो कि बिल्कुल फ्लैट होती है। इसमें वॉल्स पे भी सेम मूवमेंट होती है और सेंटर में भी सेम मूवमेंट होती है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है जिसकी वजह से हम इसकी तरफ मूव करते हैं। अब कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो दो मैकेनिज्म पे बेस करता है। एक तो इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो है और दूसरा इलेक्ट्रोफिटिक मैकेनिज्म है, लाइक इलेक्ट्रोफिटिक मोबिलिटी। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो होता क्या है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट थ्रू द सिलिका कैपिलरी एज अ रिजल्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ जीटा पोटेंशियल एट द सॉल्वेंट सिलिका इंटरफेयर। होता क्या है इसके अंदर की जो मूवमेंट होती है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट, मिक्सचर के कंपोनेंट्स की जो सेपरेशन होती है मूवमेंट के थ्रू सिलिका कैपिलरी के अंदर, जो हमारे पास इसके अंदर जैसे हमने पहले पढ़ा था इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन में कि इसके अंदर फ्यूज सिलिका कैपिलरी होती है। तो सिलिका कैपिलरी के अंदर हमारे पास जो मिक्सचर्स की सेपरेशन होती है वो जीटा पोटेंशियल की एग्जिस्टेंस की वजह से होती है, सही है। और जो जीटा जो पोटेंशियल है ना, ये सॉल्वेंट और सिलिका के इंटरफेयर, मतलब जहाँ पे सॉल्वेंट और सिलिका मिल रहे हैं वहाँ पर ये जीटा पोटेंशियल एग्जिबिट करता है, वहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है। और इसकी वजह से जो सेपरेशन होती है ना हमारे सिलिका कैपिलरी के अंदर, उसको हम इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो कहते हैं। अब जीटा पोटेंशियल क्या है? जीटा पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्टिंग बिटवीन फिक्स्ड चार्ज्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर हैविंग ऑपोजिट चार्ज। जो हमारे पास फिक्स्ड लेयर होती है और जो डिफ्यूज लेयर होती है उनके दरमियान जो पोटेंशियल क्रिएट होता है ऑपोजिट चार्ज की वजह से, उस पोटेंशियल को हम जीटा पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिक्स्ड लेयर की आयंस हैं, डिफ्यूज लेयर की आयंस हैं, और यहाँ पर जो स्टर्न लेयर है यहाँ पर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है उसको हम जीटा पोटेंशियल कहते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें हमको डिस्कस करेंगे, उसमें सबसे पहले है बफर सॉल्यूशन, फिक्स्ड लेयर, डिफ्यूज लेयर एंड बल्क सॉल्यूशन। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। बफर सॉल्यूशन क्या है? बफर सॉल्यूशन जो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर यूज होता है वो अल्कलाइन है, मतलब हम 7.7 pH का इसके अंदर बफर यूज़ करते हैं। और इसके अंदर स्लाइनल ग्रुप होता है जो इस अल्कलाइन सॉल्यूशन की वजह से डीप्रोटोनेटेड हो जाता है, मतलब वो अपने हाइड्रोजन आयंस को लीव कर देता है। और जो वाल्स होते हैं कैपिलरी के वो कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज। हेयर जो सिलिका सोलाइनल ग्रुप की लेयर है, इसके अंदर जब ये हाई pH पे होगा तो मतलब जब pH अल्कलाइन मीडियम में होगी लाइक 7.7 8 या समथिंग, तो ये अपने डीप्रोटोनेटेड हो जाते हैं, ये अपने हाइड्रोजन को लूज़ कर देते हैं, जिसके वजह से जस्ट ऑक्सीजन बच जाता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इस वजह से इनकी जो पूरी लेयर है वो नेगेटिव चार्ज की हो जाती है। जबकि फिक्स्ड लेयर, नेक्स्ट फिक्स्ड लेयर की बात करते हैं। फिक्स्ड लेयर को हम स्टर्न लेयर भी कहते हैं। हमने जीटा पोटेंशियल में देखा था कि वहाँ पे जो फिक्स्ड लेयर है उसको हमने स्टर्न लेयर से मेंशन किया हुआ था, और स्टर्न लेयर और जो डिफ्यूज लेयर के दरमियान पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है उसको हम जीटा पोटेंशियल कहते हैं। तो फिक्स्ड लेयर इज द फर्स्ट लेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की ये फर्स्ट लेयर है। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या होता है कि फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर इन दोनों को मिला लें तो हमारे पास जो लेयर बनती है उसको हम इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं।
ओके, तो ये फर्स्ट लेयर होती है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की, विच इज़ फॉर्म्ड एट द चार्ज सरफेस इन एन आयनिक सोल्यूशन, जो कि चार्ज सरफेस आयनिक सोल्यूशन के अंदर चार्ज सरफेस के साथ जो लेयर बनती है वो फिक्स लेयर है। यहाँ पर हमने देखा था, सॉरी, ओके, तो इट्स immobile relatively to the surface and is comprised of a layer of ion charge oppositely at the surface which attach to the surface। मतलब सरफेस के साथ जो नेगेटिव आयंस थे ये ऑपोजिटली चार्ज लेयर होती हैं आयंस की, जो कि उसके साथ अटैच हो जाती है, और ये इमोबाइल है, ये मूव नहीं करती, इसलिए हम इसको फिक्स लेयर कहते हैं। सम ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ कैटायन। कुछ जो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होते हैं वो कैटायंस की अट्रैक्शन की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ इसके अंदर नेगेटिव आयंस होते हैं वो न्यूट्रलाइज नहीं हो सकते, वो आगे जाके डिफ्यूज लेयर बनाते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि जो नेगेटिवली चार्ज लेयर है, ठीक है, सेलेनियल ग्रुप था तो उसने हाइड्रोजन दे दिया, वो डिप्रोटोनेटेड होगा, तो ये हमारे पास सेलेनियल ग्रुप बन गया। इसमें जो पॉजिटिव आके अटैच हुए हैं इस नेगेटिव की वजह से, तो ये ऑपोजिटली चार्ज है, और इसकी वजह से जो लेयर बनेगी वो फिक्स होगी, वो मूव नहीं करेगी, उसको हम फिक्स लेयर भी कहते हैं, उसको हम स्ट्रॉन्ग लेयर भी कहते हैं। और यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज बच जाएंगे वो जो सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव होंगे उनको अट्रैक्ट करेंगे, उन पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेयर के साथ पॉजिटिव चार्ज है, और उस अट्रैक्शन की वजह से जो जहाँ पर दूसरी लेयर बनेगी उसको हम डिफ्यूज लेयर कहते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग लेयर और डिफ्यूज लेयर मिल के बनाते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। और फिर आगे नेक्स्ट बल्क सोल्यूशन है डिफ्यूज लेयर। बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक चार्ज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फिक्स्ड लेयर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें कैटायंस भी आएंगे और एनायंस भी आएंगे उस फिक्स्ड लेयर की तरफ, ठीक है। और जो लेयर बनेगी ना इस अट्रैक्शन की वजह से जो कैरी करेगी कैटायंस को भी एनायंस को भी, तो उसको हम डिफ्यूज लेयर कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन इज हायर एज कम्पेयर टू एनायन इन दिस लेयर। इस लेयर के अंदर कैटायंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एनायंस की निस्बत। और डिफ्यूज लेयर जो होती है ये मूवेबल है, विच पोटेंशियल इज व्हेन पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस इट। तो जब हम पोटेंशियल को अप्लाइड करेंगे तो फिक्स लेयर मूव नहीं करेगी, लेकिन जो डिफ्यूज लेयर है ये मूव करेगी। हाँ, यहाँ पे डायग्राम है जिसमें फिक्स लेयर भी दिखाई हुई है, डिफ्यूज लेयर भी दिखाई है, बल्क सोल्यूशन, डिफ्यूज लेयर, फिक्स लेयर एंड देन कैपिलरी वॉल। जिस सरफेस के सीलिनाइट्स को हमने ब्लू से शो किया हुआ है, बफर के कीटाइंस को हमने ग्रीन से शो किया और बफर के एनाइंस को हमने रेड कलर से शो किया हुआ है। ओके, आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल सोल्यूशन मूव्स विद मूवमेंट ऑफ डिफ्यूज लेयर। जब हम इसके अंदर पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे जो सोल्यूशन होगा वो डिफ्यूज लेयर की मूवमेंट के साथ मूव करेगा। द फ्लो ऑफ डिफ्यूज लेयर एंड बल्क सोल्यूशन इज ऑलवेज मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो जिसका जो मूवमेंट होगी वो एनोड से कैथोड की तरफ होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और कैथोड वाली साइड पे हमने डिटेक्टर लगाया था, इसी वजह से लगाया था क्योंकि उसकी जो मूवमेंट होती है वो यूजुअली एनोड टू कैथोड होती है। बिकॉज द कंसनट्रेशन ऑफ कीटाइन इज हायर दैन द एनाइन। क्योंकि कंसनट्रेशन जो है कीटाइंस की वो सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा होती है और एनाइंस की कम होती है। जो मूवमेंट होता है कीटाइंस की वो भी ज़्यादा होती है। मूवमेंट जो है कीटाइंस की वो भी ज़्यादा है, कंसनट्रेशन भी ज़्यादा है, और जो मूव भी करते हैं एनोड टू कैथोड। डिफ्यूज लेयर इज आल्सो टर्म एज मोबाइल लेयर। इलेक्ट्रिकली डबल लेयर इज कॉल्ड डिफ्यूज लेयर प्लस फिक्स्ड लेयर। सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इन दोनों लेयर्स को मिला के हम डिफ्यूज लेयर कहते हैं। जब पावर ऑन करते हैं तो इनकी मूवमेंट स्टार्ट होती है, एनोड से कैथोड ये मूव करना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे कीटाइन ज़्यादा